हाय गाइस, मैं प्रकाश सिंह, आपका अपना चैनल सर्जिस साइंस से। हम पिछली वीडियो में देखे थे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं या कमियां। ठीक है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं या कमियां क्या हैं। पहला हम हेडिंग डालते हैं समीकरण की सीमाएं या कमियां। सीमाएं या कमियां। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि समीकरण की या जो रासायनिक समीकरण होता है, केमिकल इक्वेशन जो होता है, उनकी सीमाएं क्या हैं, यानी कि लिमिटेशन क्या है और कमियां क्या हैं। ठीक है, तो हम समीकरण और कमियां देखेंगे, यानी कि इसकी वीकनेस और लिमिटेशन को हम देखेंगे। तो क्या हो सकती है इनकी कमियां, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, समीकरण की जो सीमाएं या कमियां हैं वो क्या है। पहला है भौतिक अवस्था। पहला भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट जो होता है, ये पहली कमियां होती हैं। पहले इसमें कमियां होती हैं। ठीक है ना, इसकी कमियों को देखेंगे कि भौतिक अवस्था में किस प्रकार की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक अवस्थाएं देखिए, भौतिक अवस्थाएं रासायनिक अभिक्रिया और उत्पादों के ठोस, द्रव और गैस के बारे में पता नहीं चलता है। जो पहले एक्सपेरिमेंट हुए, जब खोज हो रही थी समीकरण की, तो ये बताया गया कि पहली कमी जो थी वो भौतिक अवस्था में कमी थी। यानी कि जो भी रासायनिक समीकरण में परिवर्तन होता है या परिवर्तन हो रहा था, उसकी अभिकारक, देखिए क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव व गैस के बारे में पता नहीं चलता। देखिए, भौतिक अवस्था अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव व गैस के बारे में पता नहीं चलता है कि जब रासायनिक समीकरण होता है कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। ये हमारे समीकरण की सबसे बड़ी कमी थी कि हम लोगों को समीकरण के ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है ना, तो ये हमारी पहली कमी थी रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया की। दूसरा जो हमारा कमी था वो था सांद्रता में। ठीक है, सांद्रता के बारे में हम लोगों को ज्ञान हो जाता था या नहीं ज्ञान था, तो उसके बाद हम लोगों को ज्ञान होना शुरू हो गया सांद्रता के बारे में। सांद्रता का ज्ञान होना। ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञान होना। देखिए, भौतिक अवस्था के बाद
दूसरा जो हमारा रासायनिक समीकरण की कमी महसूस हुई या कमी का पता चला वो था सांद्रता का ज्ञान। ठीक है, कि हमारे जो तत्व हैं, हमारे जो परमाणु हैं, वो कितने सांद्र होते हैं। ठीक है ना। तीसरी जो कमी थी वो था गति एवं समय। गति एवं समय। ठीक है। तीसरा जो हमारा रासायनिक समीकरण की सबसे बड़ी कमी थी वो था गति एवं समय, यानी कि मोशन एंड टाइम। किस गति से, किस तीव्रता से हमारा समीकरण पूरा हो रहा है और कितना समय ले रहा है। यानी कि उसकी पहले जब समीकरण बनाया गया, जब समीकरण की क्रिया कराई जाती थी, तो सबसे बड़ा कमी इसमें एक तीसरा कमी जो था वो था गति एवं समय का। देखिए, हम लोगों को जब रासायनिक समीकरण होता था तो गति कितना तीव्र है, गति की तीव्रता नहीं मालूम होती थी, नहीं मालूम होती थी। और समीकरण कितने समय में पूरा होगी, ये भी हम लोगों को मालूम नहीं था कि हमारी जो रासायनिक समीकरण या रासायनिक क्रिया पूर्ण हो रही है उसकी गति क्या है। यानी हम लोगों को गति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और रासायनिक समीकरण कितने समय में कितना, यानी कि जो रासायनिक समीकरण हो रहा है वो कितने समय में पूरा हो जाएगा, हम लोगों को इसका भी थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। तो ये जो 3 कमियां थी हमारी रासायनिक समीकरण की, ये मुख्य 3 कमियां थी। देखिए, अगला कमी जो था हमारे जो रासायनिक समीकरण की अगला कमी था वो क्या, अगला जो चौथा था ये था कि ऊष्मा परिवर्तन के बारे में। ऊष्मा परिवर्तन, चौथा जो कमी हमको बताया गया रासायनिक समीकरण में वो क्या था कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है कि उत्सर्जित हो रही है। ये ऊष्मा अवशोषित हो रही है, अवशोषित या उत्सर्जित, अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, होने का, उत्सर्जित होने का भी पता नहीं चलता था, नहीं चलता है। देखिए, चौथा जो रासायनिक समीकरण की कमी था वो था ऊष्मा में परिवर्तन। यानी ऊष्मा क्या हो रहा है रासायनिक समीकरण में, अवशोषित हो रहा है। अवशोषित हो रहा है यानी कि वो ऊष्मा का जो शोषण कर रहा है, और उत्सर्जित का मतलब जो ऊष्मा बाहर निकाल रहा है, ये भी हमको पता नहीं चलता था रासायनिक समीकरण की कमी के द्वारा। ठीक है। पहला, भौतिक अवस्था, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोगों को पता नहीं चलता था। ये सबसे बड़ी रासायनिक क्रिया की या रासायनिक समीकरण की कमी थी। सांद्रता का ज्ञान होना, यानी कि सांद्रता के बारे में हम लोगों को सही ज्ञान नहीं हो पा रहा था। तनु विलयन है कि सांद्र विलयन है, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चल पाता था। गति एवं समय, यानी कि कोई रासायनिक समीकरण किस गति से, किस तीव्रता से गति कर रही है और वह समीकरण को पूरा करने में कितना समय लेगी, हमको इसका भी ज्ञान नहीं था। ऊष्मा का परिवर्तन, यानी कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है कि उत्सर्जित हो रही है, इसके बारे में हम लोगों को भी पता नहीं चलता था। पांचवा कमी देखिए हमारा
5वां पॉइंट का कमी है प्रकृति, यानी कि नेचर, यानी कि स्वभाव। रासायनिक क्रिया का क्या स्वभाव होता है, इस प्रकृति के द्वारा हम जानेंगे कि ये किस प्रकार की कमी थी। ये उस प्रकार की कमी थी कि हमको पता नहीं चल पाता था कि रासायनिक क्रिया या रासायनिक समीकरण जो हो रहा है वह उत्क्रमणीय हो रहा है कि अनुत्क्रमणीय हो रहा है, यानी उत्क्रमणीयता तथा अनुत्क्रमणीयता के बारे में भी पता नहीं चलता था, पता नहीं चलता था। ये सबसे बड़ा हमारा 5वां पॉइंट का भी कमी था कि उत्क्रमणीयता तथा अनुत्क्रमणीयता, यानी अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो रही है। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है जो दोनों साइड चले, यानी अभिकारक से उत्पाद भी बनाए और उत्पाद से पुनः अभिकारक जो बनाए वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती थी। और यह भी कह रहा है कि अनुत्क्रमणीयता के बारे में भी पता नहीं चलता था, यानी कि किस साइड अभिकारक से उत्पाद की ओर अभिक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है, ये भी हम लोगों को पता नहीं चलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि रासायनिक समीकरण की कमियां और जो सीमाएं थी वो कैसा था। पहला बात था कि भौतिक अवस्था, रासायनिक समीकरण की ठोस, द्रव, गैस। जब हम रासायनिक समीकरण करते थे तो उनकी अवस्थाओं के बारे में हम लोगों को पता नहीं चलता था कि पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। दूसरा था सांद्रता। हम लोगों के रासायनिक समीकरण करते वक्त ये नहीं पता चलता था कि तन विलयन है या सांद्र विलयन है, यानी उनकी सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता था। तीसरा था गति एवं समय। जब भी रासायनिक समीकरण होते थे तो हमको ये नहीं पता चलता था कि जो रासायनिक समीकरण हो रहा है वह किस गति से हो रहा है और कितना समय ले लेगा। ठीक है, चौथा जो था वो था गैस का उत्सर्जन, उष्मा का उत्सर्जन। उष्मा अवशोषित हो रहा है कि उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों को पता नहीं था। ये सबसे बड़ी हम लोगों का रासायनिक समीकरण की कमी थी। पांचवा था प्रकृति, यानी कि रासायनिक समीकरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रस्तुत कर रही है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कर रही है, इसके बारे में भी हमको पता नहीं था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से रासायनिक समीकरण की कमियां एवं सीमाएं थी। अब बाद में धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होते गए, बाद में इन कमियों को भी दूर किया गया और दूर करने का जो तरीका बताया गया उन तरीकों को हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण की कमियां को दूर किए। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण की सीमाएं एवं कमियां को दूर करने की विधि। कमियां दूर करने की विधि, यानी कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण की कमियां को हम लोग दूर कर सके। ठीक है, तो पहला हमारा जो पॉइंट था वो था भौतिक अवस्था। ठीक है, हम उन्हीं अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी कमियां थी। ठीक है ना, भौतिक अवस्था। देखिए, भौतिक अवस्थाओं को हम किस प्रकार से दूर किए थे उनको देखेंगे। तो हमको ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। तो हम करेंगे क्या करते हैं कि ठोस जो था, ठोस जो था, इस ठोस को इंग्लिश में लिखा जाता है सॉलिड। क्या लिखा जाता है? सॉलिड। और सॉलिड को यानी कि ठोस को हम कैसे लिखेंगे? यह संक्षिप्त रूप में यस लिख दिया जाता है, यानी सॉलिड का पहला अक्षर जो होता है
इसको यस से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो था द्रव था, द्रव यानी कि लिक्विड को स्मॉल एल से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। तीसरा जो था वह था गैस यानी कि GAS, गैस को G से प्रदर्शित कर देते हैं। इस तरह से छोटा वाला G का प्रयोग करेंगे, गैस को G से प्रदर्शित कर देते थे। और जलीय विलयन, चौथा जो था वह था जलीय विलयन, एक्वस को AQ से प्रदर्शित कर देते हैं। जलीय विलयन यानी कि एक्वस AQ से प्रदर्शित कर देते थे। तो अब हमको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए या रासायनिक समीकरण को करने के लिए कुछ हेल्प मिल जाता है कि ठोस को यस से प्रदर्शित करेंगे। इनको दूर करने की कोशिश किया गया कि हम लोगों को मालूम चल सके कि ठोस का रासायनिक समीकरण हो रहा है कि लिक्विड यानी जल का हो रहा है यानी कि द्रव का हो रहा है कि गैस का यानी कि गैस का हो रहा है कि जलीय विलयन AQ का हो रहा है। ठीक है। इस प्रकार से कुछ कमियों को यहाँ दूर किया गया, भौतिक अवस्थाओं की कमियों को, यानी कि ठोस को यस से प्रदर्शित किया गया, द्रव को स्मॉल वाले एल से प्रदर्शित किया गया, गैस को G से प्रदर्शित किया गया और जलीय विलयन को AQ यानी एक्वस से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ कमियों को यहाँ दूर किया गया। अब देखिए दूसरा जो हमारा कमी था वो था सांद्रता। दूसरा हमारा जो कमी था वो कमी क्या था? सांद्रता था। तो देखिए जब भी हम रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं तो हम अगर सांद्रता तनु रहता है तो तनु सांद्र लिख देते हैं और तनु विलयन लिख देते हैं और सांद्र विलयन लिख देते हैं। ठीक है। देखिए सांद्रता को कैसे हम लिखेंगे, जैसे CaCO3 प्लस अगर हम HCl के साथ क्रिया कराएं, यहाँ अगर तनु विलयन है यानी कि सांद्रता को हम किसमें लिख देते हैं, उनको लिख लिया जाता है इस तरह से CaCl2 प्लस H2O और CO2। ठीक है। तो जहां तनु आएगा वहां तनु लिख देंगे, जहां सांद्र विलयन आएगा वहां सांद्र लिख देंगे, यानी कि हम इनको लिख करके इनकी कमियों को दूर करने लगे। ठीक है ना। देखिए अगर किसी रासायनिक समीकरण में अवक्षेप हमको प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? अवक्षेप हो रहा है। क्या? अवक्षेप। तो उसे हम नीचे के तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से अगर जहां भी अवक्षेप बनेगा वहां हम इस एरो को यानी डाउन एरो को दिखा देते हैं। ठीक है। अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है, गैसीय पदार्थ हो रहा है, गैसीय पदार्थ को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? गैसीय पदार्थ को हम अप एरो का प्रयोग कर देते हैं, यानी ऊपर की एरो का। ऊपर के तीर को लगा देंगे तो ये बताएगा कि हमारा गैस है, गैसीय अवस्था में है, और अवक्षेप अगर हमको प्राप्त होगा तो डाउन एरो का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से तीन कमियों को हम दूर करते हैं। जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं या रासायनिक समीकरण करते हैं तो पहला भौतिक अवस्था, यानी भौतिक अवस्था में ठोस है तो H से प्रदर्शित कर लेंगे, द्रव है तो L से, गैस है तो G से, जलीय विलयन है तो AQ से प्रदर्शित कर देते हैं। अच्छा देखिए इस भौतिक अवस्था को हम एक समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समीकरण के माध्यम से, जैसे मान लीजिए Mg का क्रिया अगर हम H2SO4 के साथ कराएं तो बनेगा क्या? MgSO4 प्लस क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो Mg को हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ Mg जो है ठोस अवस्था में है तो इसे लिखेंगे यस, यानी कि यह ठोस अवस्था में है। इसी प्रकार से H2SO4 जलीय विलयन में होगा तो इसे लिखेंगे AQ।
MgSO4, यहाँ तो गैस है तो यहाँ लिख देंगे गैस, और बचा क्या, यस, ये लिक्विड अवस्था में होने के कारण इसे भी एक्वस लिख दिया जाता है। ठीक है, H2SO4 को AQ, MgSO4 को भी, ये जलीय विलयन में होता है तो इसको लिखा जाता है AQ, और H2 हमारा गैस होता है, इसको इस तरह से लिखा भी जाता है। इस तरह से हम भौतिक अवस्था को लिखते वक्त इसके कमी को दूर करते हैं। सांद्रता देख ही रहे हैं, अगर यह तनु विलयन है, तनु है तो इसे तनु लिखेंगे, सांद्र विलयन होता तो सांद्र लिखते। ठीक है, और तीसरा जो था अवक्षेप, गैसों का उत्सर्जन जो होता है वो क्या होता है, अगर वह अवक्षेप प्राप्त करा रहा है, हम लोगों को अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो उसे डाउन एरो के द्वारा, और गैसीय पदार्थ है तो उसे अप एरो के द्वारा या ऊपर के तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे और कमियों को देखते हैं। चौथा जो कमी हम लोगों ने दूर किया वो कैसे दूर किया, ताप, दाब व उत्प्रेरक को प्रकट करने के लिए तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। ताप, दाब, उत्प्रेरक को प्रकट करने के लिए चौथा जो कमी था कि हम ताप, दाब, उत्प्रेरक को नहीं लिख पाते थे, तो उसको कमी को हमने कैसे दूर किया, ताप हो, दाब हो या उत्प्रेरक हो, उनको हम कैसे लिख देते हैं, ये जो एरो होता है, एरो, ये जो तीर का निशान होता है, इसी के ऊपर ताप या दाब को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन गैस है, यहाँ हाइड्रोजन गैस है, यहाँ वायुमंडलीय दाब लग रहा है, 200 वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो हम या फिर ऊपर लिखेंगे, यहाँ अंश सेल्सियस दिखाया गया है यानी कि ये ताप को दिखाया गया है और ये दाब को दिखाया गया है, यानी ताप और दाब को तीर के ऊपर या नीचे लिख करके हम प्रदर्शित करते हैं। पांचवा पॉइंट जो हमारा है, पांचवा पॉइंट जो है समीकरण की कमी को दूर करने का विधि, वो पॉइंट क्या कर रहा है कि गर्म करने को किससे लिखते हैं, अगर हम किसी समीकरण में गर्म कर रहे हैं, गर्म करने को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से, इसे डेल पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर यह मैथ में होता तो इसे तो त्रिभुज पढ़ा जाता है, लेकिन साइंस में इस साइन को, त्रिभुज जैसा जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, इसे हम डेल पढ़ते हैं। यानी जब भी रासायनिक समीकरण में हम ताप देंगे यानी गर्मी देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक समीकरण में इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से। ठीक है, गर्म करने को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल से। हमारा छठवां पॉइंट जो है वो क्या है, देखिए, मुक्त ऊष्मा को अभिकारक की ओर प्लस लगाकर, अभिकारक की ओर क्या लगाकर, प्लस लगाकर, और अवशोषित ऊष्मा को माइनस का चिन्ह लगा करके व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से चौथा, पांचवा पॉइंट भी, 4-5 पॉइंट जो भी था उसको हम समझा दिए कि रासायनिक समीकरण की कमियां क्या थी, रासायनिक समीकरण के कमियां को दूर करने की विधियां क्या हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा नया चैनल है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के स्क्रीन पर जहाँ पर सब्सक्राइबर का बटन होता है वहीं पर आपको नोटिफिकेशन। आइए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखेंगे आप, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल और रिएक्शंस। हम अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है,
इसमें 6-7 प्रकार के रासायनिक क्रियाएं दी गई हैं। वैसे तो 10-12 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इसमें भी लगभग 8-9 प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। हम देखिए रासायनिक क्रियाओं का प्रकार जो है, इसमें हम 6 प्रकार के क्रियाओं को पढ़ेंगे। रासायनिक क्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक क्रियाएं क्लास 10 में जो है हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की होती। देखिए रासायनिक क्रियाओं का पहला प्रकार जो है संयोजन क्रिया, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में जुड़कर या आपस में अभिक्रिया करके, 2 या 2 से अधिक तत्व या अभिकारक आपस में जुड़ करके एक नए, केवल एकल नए उत्पाद का निर्माण करें या नए गुणों वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ, 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं डेफिनेशन को। 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ, 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यमजी की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाए तो ये क्या बनाते हैं? MgO बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए इधर ऑक्सीजन अगर हम संतुलित करने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन उधर 1 है, तो ये इधर 2 का गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गए। इधर उधर Mg2 हो गया तो इधर भी Mg2 कर लेते हैं। यानी 2 या 2 से, यहाँ देख रहे हैं 2 तत्व मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 2 पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एकल नए गुण के हम जब उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से देखते हैं कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? SO2 बनाता है। ठीक है, SO2 का निर्माण करता है। यानी सल्फर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, दोनों तत्व मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इनकी बात करें NaH3 प्लस HCl, NH3 और HCl आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं? NaH4Cl बना देते हैं, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते
हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी अभिकारक आप देख रहे हैं वो सभी अभिकारक दो पदार्थ या दो तत्व आपस में क्रिया करके एक नए एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में जब क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संयोजन अभिक्रिया हमारे दृष्टि से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। दूसरा प्रकार का हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, कैसा अभिक्रिया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा, किसके द्वारा? बाह्य कारक। बाह्य कारक जैसे ताप, दाब या विद्युत धारा या फिर प्रकाश का किरण के द्वारा, प्रकाश के ताप के द्वारा, यानी कि जो बाह्य कारकों के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा तो उसे हम कहेंगे कि वियोजित हो रहा है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, यानी एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना? वियोजन अभिक्रिया बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा जो अपने ही कारकों में टूट जाते हैं उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या उत्पादों में टूट जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वियोजन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा दो या दो से अधिक तत्व या उत्पादों में टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अपने ही अभिकारकों में टूटेंगे। ठीक है, अपने ही अभिकारक तत्वों या उत्पादों में जब टूट जाएंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व या उत्पादों में टूट जाते हैं
तो उन्हें हम कहते हैं कि वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 की बात करें तो H2SO4 बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा हाइड्रोजन प्लस सल्फेट में टूट जाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, एक यानी कि इसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है।